गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और साथ के साथ आप अपनी जो पढ़ाई है वो भी आपने प्रारंभ कर दी होगी। जो इन दिनों महामारी है कोविड-19, उसकी वजह से हमारी जो शिक्षा है उसमें कुछ व्यवधान आ रहा था, तो उसको उन रुकावट को दूर करने के लिए हमने ये ऐप लॉन्च किया था कॉलेज ने और आपकी पढ़ाई प्रारंभ हुई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब हम हमारे टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है हमारा जंतु कार्य की, जो हमारा जूलॉजी का सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर में भी हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी और फर्स्ट यूनिट में हमारा ये सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम? श्वसन। और श्वसन के बारे में यानी कि जो श्वसन तंत्र की जो संरचनाएं होती हैं वो हम हमारी पुरानी जो वीडियो है उसमें देख चुके हैं। अब आज हम जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में है? श्वसन की कार्य की, कि जब श्वसन की क्रिया होती है, क्या क्रिया हो रही है? श्वसन की। तो जब श्वसन की क्रिया हो रही है तो उसमें कौन कौन से पद होते हैं? तो श्वसन की क्रिया में प्रमुख रूप से क्या होगा? गैसों का विनिमय होता है। कि हम जब सांस ले रहे हैं, हमने देखा था कि जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया में हमने 4 प्रमुख पद देखे थे कि पूरी जो श्वसन की क्रिया है वो 4 पदों में संपन्न होती है। पहला पद जो कि होता है सांस लेना, जिसको हम क्या? सांस छोड़ना, जिसको हमने क्या कहा था? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना, सांस छोड़ना, ठीक है। तो उस ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं? उसमें निश्वसन और उच्छ्वसन की क्रिया हो रही थी। निश्वसन यानी कि हमने सांस ली, वायुमंडल से हमने क्या ली? जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को हमने सांस के द्वारा अंदर लिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? निश्वसन। तथा जो आंतरिक वातावरण है उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, उस CO2 को बाहर निकालना, तो उसको हमने क्या कहा था? उच्छ्वसन कहते हैं। यानी कि जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो क्या हो रही है? CO2 बाहर निकल रही है। तो जब ऑक्सीजन का अंदर जाना और CO2 का बाहर निकलना ही एक तरीके से क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। कि किस वजह से? क्योंकि जो अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में केवल ऑक्सीजन नहीं होती, वायुमंडल में कौन कौन सी गैस होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है। अगर हम पूरे वायुमंडल की बात करें तो उस वायुमंडल में क्या होता है कि वायुमंडल में जो गैसें हैं वो गैसों का एक मिश्रण है। जो वायु है वो क्या है? एक गैसों का मिश्रण। तो उसमें कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है और भी अन्य जलवाष्प है, अन्य गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलती है? अप्रॉक्सीमेटली 78 to 79% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21% होती है। और अगर हम CO2 की बात करें तो कितनी होती है? 0.03% CO2, यानी कि बहुत कम अमाउंट में क्या होती है? CO2 होती है। तो जब हम वायुमंडल से वायु लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ साथ इन गैसेस को भी क्या करते हैं? लेते हैं, ठीक है। लेकिन उनका अंदर जाना किस पर निर्भर करता है? तो गैसों का जो विनिमय है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप की यदि हम बात करते हैं तो गैसों का जो विनिमय होता है वो होता है सरल भौतिकी विसरण विधि के द्वारा।
किसके माध्यम से होता है? वो होता है सरल भौतिकी विसरण। क्या होगा इसमें? तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो गैसें हैं उन गैसों को जो ये प्रतिशतता पाई जाती है वायुमंडल में, उस प्रतिशतता को किस में? आंशिक दाब में मापा जाता है कि 21% है, 79% है, 0.03% है। तो ये जो प्रतिशतता होती है इसको हम क्या करते हैं? आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर के रूप में, जिसको हम क्या कह सकते हैं? पी से भी इसको डिनोट करते हैं, के रूप में मापा जाता है। तो गैसों का जो अंदर जाना या बाहर निकलना या विनिमय की जब हम बात करते हैं तो किसके आधार पर होता है? आंशिक दाब के आधार पर होता है। तो गैसें जो होती हैं वो हमेशा क्या होगी कि अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। जैसे यदि हम बात करें, अगर हम कहें कि हमने 2 बर्तन लिए, ठीक है, और 2 बर्तनों को हमने क्या किया? एक नली के थ्रू जॉइन किया। अब इसमें तो हमने क्या करा? बहुत सारा पानी फिल कर दिया और इसमें बहुत कम पानी रखा। तो क्या होता है कि जो बर्तन जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है या कोई द्रव है, वो उस दूसरे बर्तन में तब तक परिवहित होता है जब तक कि दोनों का जो वॉल्यूम है या हम कहें जो दोनों में मात्रा है वो समान नहीं हो जाती, ठीक है। तो या फिर अगर हम बात करें कि जो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी पदार्थ है, वो हमेशा क्या करता है? वो अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है, ठीक है। अब यदि अगर हम बात करें, कभी क्या होता है, हमने पूजा करने के लिए अगरबत्ती जलाई, धूप जलाई। अब वो धूप हमने कहाँ जलाई? वो हमने हमारे पूजा घर में जलाई। तो प्रारंभ में उसकी महक केवल कहाँ आती है? पूजा घर में आती है। लेकिन धीरे धीरे वो जो महक होती है उसके आसपास के वातावरण में भी फैल जाती है, ठीक है। किस वजह से होता है ये? इसी वजह से कि प्रारंभ में उसकी सांद्रता कहाँ है? उस क्षेत्र में है, और बाद में धीरे धीरे वो वायुमंडल में फैल जाती है। अगर हम परफ्यूम की भी बात करें कि परफ्यूम को हमने क्या किया? हमने एक साइड या एक कोने में परफ्यूम छिड़का, कमरे के एक एरिया में हमने क्या डाला कि परफ्यूम स्प्रे किया। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है? उस परफ्यूम की महक पूरे ही कमरे में फैल जाती है, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने तक फैल जाती है। किस वजह से? कि जो पदार्थ होते हैं या हम कहें कोई भी चीज़ है, वो अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो वायुमंडल में गैसें होती हैं या हम कहें आंतरिक जो CO2 है, उनका जो गमन होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो सांद्रता पर निर्भर करता है, या हम कहें उनकी आंशिक दाब पर। यहाँ पर हम इनको क्या कहेंगे? जो गैसें हैं उनके आंशिक दाब पर निर्भर करता है। तो उनका जो आंशिक दाब होगा उसके अनुसार ही जो गैसें होती हैं उनका विनिमय होता है। तो यहाँ जब हम गैसों के विनिमय की बात कर रहे हैं तो पहले हम देखते हैं विनिमय होगा कैसे। तो सबसे पहले एक चीज़ हम देख रहे हैं, ये अगर हम देखें ये क्या है कि जो वायु है उसका, या हम कहें वायु में जो ऑक्सीजन और CO2 है वो परिवहित कहाँ कहाँ से होती है, किन किन संरचनाओं से होती है। तो यहाँ अगर हम बात करें, अगर ये संरचना है तो गैसों का विनिमय प्रारंभ में कहाँ से होता है?
फेफड़ों की वायु कुपिका और इसके चारों ओर उपस्थित रक्त केशिकाओं। ये हमने एक वायु कुपिका का डायग्राम बनाया। अब वायु कुपिका में क्या है, तो वायु कुपिका में जब हमने सांस ली, जब हमने क्या किया है, सांस ली है, तो यहाँ पर बाहरी वायुमंडल से क्या आई, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ जो वायु कुपिकाएं होती हैं, सॉरी, यहाँ जो रक्त की केश नलिकाएं होती हैं, कैपिलरी नलिकाओं का, कैपिलरी ट्यूब का जाल कहाँ, वायु कुपिकाओं के चारों ओर पाया जाता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इस रक्त में CO2 होगी, क्योंकि ये वो कुपिकाएं होती हैं जो कि क्या कर रही हैं, शरीर के विभिन्न ऊतकों से विऑक्सीजनित रुधिर को लाने का कार्य करती है। कैसा है, विऑक्सीजनित। अब एक चीज और, जो श्वसन तंत्र है और परिसंचरण तंत्र है, ये दोनों के ऊपर वर्क करते हैं। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भरता से वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं, यदि हम ये क्या बनाएं, एक हार्ट बनाएं, अगर हम हृदय बनाते हैं तो इस हृदय में अगर हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझना चाहें, यहाँ हम कोई ऊतक बनाते हैं, ये क्या है, ऊतक, ठीक। अब इसके अगर बात करें हम, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अब हम देखते हैं क्या है। जो हृदय है मनुष्य के, यदि हृदय की बात करते हैं तो वो 4 कोष्ठों से बनी संरचना होती है। कैसा है वो, 4 कोष्ठों से बने। 4 कोष्ठों में ऊपर की ओर के 2 क्या होते हैं, अलिंद, और नीचे की ओर के 2 क्या होते हैं, निलय, ठीक है। यदि हम किसी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये इसका क्या होता है, दायां भाग, और ये क्या होता है, बायां भाग होता है। तो जो हृदय होता है उसके 4 कक्ष हैं। तो ये वाला क्या होगा, ये तो होता है दायां, और ये कौन सा होता है, बायां भाग। तो जो हृदय है उसका दायां भाग विऑक्सीजनित रुधिर के लिए कार्य करता है। दायां जो भाग होता है वो किसके लिए कार्य करता है, वो विऑक्सीजनित रुधिर के लिए कार्य करता है। जबकि जो बायां भाग होता है वो किसके लिए, वो ऑक्सीजनित रुधिर के परिवहन का कार्य करता है। अब कैसे होता है, अब इसमें जो हमारा श्वसन तंत्र है उसका काम क्या है, उसका काम केवल क्या होता है, ऑक्सीजन को वायुमंडल से ऑक्सीजन लाना और वायुमंडल में CO2 को डालना, ठीक है। क्या करना है, श्वसन तंत्र का कार्य कि जब हम सांस ले रहे हैं तो बाहर से वायुमंडल में से ऑक्सीजन को अंदर लेना, और जो शरीर में CO2 निर्मित हुई है उसको शरीर से बाहर छोड़ना।
तो वो किसके सहयोग से ये कार्य करता है? वो हृदय के सहयोग से ये कार्य करता है। कैसे? कि जब फेफड़ों की वायु कुपिकाओं में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा होता है? रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। रक्त वाहिनियां होंगी और उनमें क्या पाया जाता है? रक्त होता है, जो क्या करती है कि फुफ्फुस में से जो ऑक्सीजनित रुधिर होता है उसको क्या करती है? पहले हृदय में लाती है और हृदय से कहाँ जाता है? वो विभिन्न ऊतकों या कोशिकाओं में जाता है। इसी तरीके से जब ऊतक उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं, ऊतक क्या कर लेते हैं कि उस ऑक्सीजन को अपनी कार्यकी में यूज़ कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, तो क्या बनती है? CO2 बनती है। तो उस CO2 को भी, ठीक है, उस CO2 को भी क्या होगा? उसको परिवहित करने का कार्य कौन करता है? रुधिर करता है। रुधिर के साथ साथ रुधिर वाहिनियाँ करती हैं, लेकिन वो रुधिर सीधा फुफ्फुस में जाने से पहले कहाँ आता है? हृदय में आता है। बात समझ में आ रही है? क्या होता है कि जो ऑक्सीजन आती है फेफड़ों से, जो ऑक्सीजन आती है वो ऑक्सीजन पहले कहाँ जाती है? हृदय में जाती है और हृदय से वो पूरे शरीर में पंप की जाती है। इसी तरीके से जो शरीर के ऊतकों में या कोशिकाओं में CO2 बनती है, उस CO2 को शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित करने का कार्य रक्त वाहिनियों में उपस्थित रक्त का होता है। तो सारा का सारा जो विऑक्सीजनित रुधिर होता है, वो विऑक्सीजनित रुधिर क्या होता है कि कोशिकाओं या ऊतकों से एकत्रित होकर पहले कहाँ आता है? हृदय में, और हृदय उसको क्या करता है? वायु या हम कहें लंग्स में भेजता है। तो इस तरीके से हृदय और जो फुफ्फुस होते हैं वो एक दूसरे पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन कहाँ थी? वो वायुमंडल की ऑक्सीजन कहाँ आई? फुफ्फुस की कुपिकाओं में आती है। तो जब हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं तो वायु कुपिकाओं में क्या होता है? बहुत सारी वायु कुपिकाएँ हैं, तो इसकी वजह से जो फुफ्फुस होती है उसकी श्वसन सतह बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन आती है उसका आंशिक दाब क्या होगा? ज़्यादा होगा। वायु कुपिकाओं में क्या होता है? ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज़्यादा होता है, लेकिन जो रक्त वाहिनी क्या हो रही है कि जो हृदय के दाएं भाग से क्या लेके आ रही है? विऑक्सीजनित रुधिर। विऑक्सीजनित, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन बहुत कम होगी। किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? तो इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ किसकी मात्रा ज़्यादा है? रुधिर वाहिनी में, इस रक्त नलिका में CO2 की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। तो इसमें से यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन तो किस में आ जाती है? रक्त नलिका में आ जाती है, और CO2 कहाँ चले जाती है? वायु कुपिका में चली जाती है। दोनों में क्या है? दोनों के आंशिक दाब में अंतर होता है। यहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज़्यादा है, यहाँ CO2 का आंशिक दाब ज़्यादा होता है। इस वजह से दोनों अलग अलग वातावरण में परिवहित हो जाती है। क्या हो जाता है? गैसों का विनिमय हो जाता है। हम एक बार फिर से देखते हैं क्या होगा
कि जो गैसों का विनिमय होगा या गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ कहाँ होता है। वो पहले तो होगा वायु कुपिका और रक्त कैपिलरी केश नलिकाओं के मध्य। पहले कहाँ होता है, जो फेफड़े हैं उसकी वायु कुपिका और रक्त केश नलिका, जो कैपिलरी नलिका है उसमें क्या है, रक्त है, तो उन दोनों के बीच होता है। तो वायु कुपिका से क्या आ जाती है, ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम है। कैसा रुधिर होता है इसमें, रक्त केश नलिकाओं में जो रक्त होगा उसमें CO2 ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। तो CO2 तो कहाँ चली जाती है, वायु कुपिकाओं में, और ऑक्सीजन कहाँ आ जाती है, रक्त नलिकाओं में आ जाती है। ठीक है, अब रक्त नलिकाओं से ये कहाँ आएगी, तो ये यहाँ से पहले आती है हृदय में, हृदय के बाएं भाग में। जो बायां भाग होता है वो किसके लिए, शुद्ध रुधिर या एक तरीके से हम कहें ऑक्सीजनित रुधिर के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो रुधिर आएगा उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, अब इसके पश्चात यहाँ से ऑक्सीजन किस में जाती है, ऊतक में जाती है। यहाँ से ऑक्सीजन किस में जाएगी, ऑक्सीजनित जो रुधिर है वो पहले अलिंद में आएगा, अलिंद से निलय में आता है और निलय से कहाँ जाएगा, ऊतकों में जाता है। अब ऊतकों में क्या होता है, यहाँ क्योंकि ऑक्सीजन यूज आती है तो यहाँ पर CO2 ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, CO2 की सांद्रता ज़्यादा है, यहाँ पर CO2 का आंशिक दाब ज़्यादा होगा और किसका, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। तो यहाँ पर इस आंशिक दाब के अंतर के कारण ऑक्सीजन इसमें स्थानांतरित हो जाती है। कहाँ चली जाती है, ऊतक में, और CO2 जो बनी थी वो कहाँ आ जाती है, फिर से रक्त वाहिनी में आ जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ CO2 का दाब ज़्यादा था तो CO2 तो यहाँ आ गई, अब यहाँ पर ऑक्सीजन काम करती है। अब इसके पश्चात ये ऑक्सीजन कहाँ आती है, हृदय में आती है, यानी कि जो इसका दायां भाग होता है वो किसके कार्य करता है, वो अशुद्ध या हम कहें विऑक्सीजनित रुधिर के लिए कार्य करता है। विऑक्सीजनित रुधिर यानी कि जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, CO2 ज़्यादा होती है। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी गैस का दाब ज़ीरो नहीं होता है, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो या अदर गैस हो। कभी भी किसी भी गैस का जो आंशिक दाब है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो अगर विऑक्सीजनित रुधिर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें CO2 बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब शून्य होगा। अब क्या होता है, CO2 यहाँ से हृदय में आती है। अब हृदय क्या करता है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, विऑक्सीजनित है यानी कि उसमें CO2 ज़्यादा है लेकिन उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो वो इस विऑक्सीजनित रुधिर को कहाँ भेज देता है, फुफ्फुस में भेज देता है। तो यहाँ पर विऑक्सीजनित रुधिर में CO2 का दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से यदि हम देखें वायु कुपिका और रक्त नलिका में
ऑक्सीजन और CO2 के आंशिक दाब में अंतर होगा। इसी प्रकार जब रुधिर इस ऑक्सीजनित रुधिर को यानी कि जो ऑक्सीजन है उसको हृदय नलिका के माध्यम से कहाँ ले जाता है, ऊतक में ले जाता है, तो वहाँ ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा होता है और CO2 का दाब क्या होता है, कम होता है। तो इस आंशिक दाब में अंतर के कारण ही क्या होती है, ऑक्सीजन और CO2 एक दूसरे को विनिमय या आदान प्रदान की जाती है। ठीक है, दोनों में अंतर है, इसी वजह से क्या होता है, इनका आदान प्रदान किया जाता है। अब पहले हम देखते हैं कि इनका दाब कितना कितना होता है। यदि हम इनके दाब की बात करते हैं तो इनका यानी कि ऑक्सीजन, CO2 या नाइट्रोजन वायुमंडल में ये प्रमुख रूप से 3 गैसें हैं और इन गैसों का दाब कैसे कितना होता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वायुमंडल में प्रतिशतता कितनी होती है, 21%। और समुद्र तल क्षेत्र पर जो वायुमंडलीय दाब होता है यानी कि उसका यदि हम मान देखते हैं तो वो हमेशा कितना होता है, 760 mmHg। वायुमंडलीय क्षेत्र का समुद्र तल पर जो दाब है या हम कहें जो पूरा दाब होता है वो कितना होगा, 760 mmHg, 760 mmHg होता है। तो उस वायुमंडल में किसी गैस की मात्रा क्या निरूपित करती है, उसके आंशिक दाब को निरूपित करती है कि उस वायुमंडलीय क्षेत्र में जो गैसों का मिश्रण है वो कितना प्रतिशत है, उसके आधार पर उसका आंशिक दाब निकाला जाता है। तो यहाँ उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समुद्र तल पर क्या है इसका वायुमंडलीय दाब 760 mmHg। ऑक्सीजन वायुमंडलीय जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी होती है, 21 होती है। तो हम इसको 100 से जब डिवाइड करते हैं तो इसका मान आ जाएगा। कितना मान आता है इसका, ये आप कैलकुलेट करके बताएंगे। इसी तरीके से CO2 कितनी होती है, CO2 होती है 0.03। इसके अलावा क्या होती है, नाइट्रोजन इनटू तो यहाँ अलग अलग क्या पाए जाते हैं, इनके मान पाए जाते हैं। ये आप कैलकुलेट करके निकालें इनके मान। तो कैलकुलेट यदि हम करते हैं तो मान कितना हुआ, ये होता है 159 पॉइंट समथिंग mmHg, ये इसकी यूनिट्स होती हैं। यदि हम इसकी बात करें तो ये होता है 0.4, इसके अप्रॉक्सीमेटली यानी कि इसके आसपास का मान निकलता है। ये हम इसका क्या लिखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली फिगर लिखते हैं कि जो वायुमंडलीय गैसें हैं उसमें ऑक्सीजन, CO2 या नाइट्रोजन का आंशिक दाब ये होता है। अब इसके पश्चात हमने क्या किया, हमने ये ऑक्सीजन रिच यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो एयर हमने शरीर के अंदर ली।
कहाँ ली? अगर हम फिर से वो डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन क्या हुई? वायु कूपिकाओं में। तो अब यहाँ पर वायु कूपिका में ऑक्सीजन और CO2 का मान भाई कितना है? बाहरी वायुमंडल में फिक्स हो गया। ऑक्सीजन का 159 होगा, CO2 का 4 होगा और जो नाइट्रोजन है उसका कितना होगा? 600 होगा। वो फिक्स हो गया। लेकिन उसके पश्चात वो जब शरीर के अंदर आती है उसका मान क्या होता है? तो यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं, दो है कंपोनेंट हमारे पास, ऑक्सीजन और CO2। गैसेस कौन सी हैं? हम प्रमुख रूप से इन दो गैसेस की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन और CO2। तो इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि जो विऑक्सीजनित या ऑक्सीजनित क्षेत्र है, एक कौन सा होता है? विऑक्सीजनित क्षेत्र, और एक कौन सा होता है? ऑक्सीजनित क्षेत्र होता है। विऑक्सीजनित यानी कि जिसमें CO2 कम है, और ऑक्सीजनित जिसमें क्या होगा? विऑक्सीजनित जिसमें ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजनित जिसमें CO2 कम है। तो जो कम मात्रा में चीज़ होगी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दो चीज़ें हैं, एक होती है विऑक्सीजनित, एक होती है ऑक्सीजनित। जो विऑक्सीजनित है उसमें क्या होगी? ऑक्सीजन कम होगी, CO2 ज़्यादा है। जो ऑक्सीजनित है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 कम है। तो जो चीज़ कम होती है उसका मान कभी भी 40 mm Hg से ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। जो भी चीज़ कम है, चाहे CO2 कम है, चाहे ऑक्सीजन कम है, जिस भी स्थान में वो जा रही है, कि वायु कूपिका से कैपिलरी में आ रही है, कैपिलरी से लंग्स में जा रही है, कैपिलरी से हृदय में जा रही है, हृदय से ऊतक में जा रही है, ऊतक से फिर वापस रक्त के माध्यम से कहाँ आ रही है? हृदय में आ रही है। तो इन अलग अलग जगहों पर जो पदार्थ है या हम कहें जो गैस है, उसमें एक गैस कम होगी, एक ज़्यादा होगी। तो जो भी कम गैस होती है उसका मान कभी भी 40 से कम नहीं होगा। कितना होगा? 40 mm Hg तो पाया जाएगा। तो अब हम जगह लिखते हैं। तो जगह पहली कौन सी हो गई? वायु कूपिका, वायु कूपिका से क्या होगी? रक्त नलिका। तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजनित रुधिर, यानी कि ऑक्सीजनित रुधिर में क्या होगा? CO2 कम होगी। इसके बाद क्या होगा? विऑक्सीजनित रुधिर, इसके बाद एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा हो गया है डायग्राम, तो इसको हम थोड़े पर शॉर्ट करते हैं। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं हम इसको। अब देखिए किस किस की बात कर रहे हैं हम। गैसों में ऑक्सीजन होगी और क्या होगी? CO2 होगी। ऑक्सीजन और CO2 का ही विनिमय होगा। पहले कहाँ से होता है? वायु कूपिका, वायु कूपिका से कहाँ होगा? रक्त नलिका। तो वहाँ क्या होगा? ऑक्सीजनित रुधिर होगा। अब रक्त नलिकाओं के माध्यम से जो रक्त है वो कहाँ जाता है? हृदय में।
हृदय से कहाँ जाएगा? ऊतक में। ऊतक में क्या होगा? विऑक्सीजनित होगा। फिर कोशिकाओं में जाएगा, ठीक है, यानी कि पहले कहाँ आ रहा है? ऑक्सीजनित आ रहा है, फिर विऑक्सीजनित होगा, फिर हम कहें ऑक्सीजनित कहाँ होगा? अब सबसे पहली बात, जहां भी ऑक्सीजनित रुधिर है वहां CO2 कम होगी, तो वहां पर CO2 का आंशिक दाब कितना होगा? वहां CO2 का आंशिक दाब से कम नहीं होगा, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जितनी भी गैसेस हैं अगर वो कम हैं तो कम होने पर भी उनका आंशिक दाब 40 mmHg से कम नहीं होगा। तो इसलिए जब ऑक्सीजनित रुधिर है तो उसमें क्या होगा? CO2 कम, और यदि CO2 का आंशिक दाब कम है तो वो कितना होगा? 40 mmHg से कम नहीं होगा। तो जहाँ पर भी कम है जो चीज़, उसको हम क्या लिख देते हैं? 40 mmHg लिख देते हैं। तो ऑक्सीजनित रुधिर में CO2 का दाब कितना होगा? 40 mmHg होगा। इसी तरीके से जो विऑक्सीजनित रुधिर है उसमें ऑक्सीजन कम है, जब ऑक्सीजन कम होगी तो इसका दाब भी क्या होगा? 40 mmHg से कम नहीं होगा। तो विऑक्सीजनित रुधिर में अभी मैंने आपको बताया यदि विऑक्सीजनित रुधिर है तो भी उसका आंशिक दाब 0 नहीं होगा। तो यहाँ कितना मिलेगा? 40 mmHg मिलता है। इसी तरीके से यदि आगे बात करें तो क्या होगा? यहाँ पर फिर से CO2 कितना होगा? mmHg होता है। तो ये तो वो जगह हमने फिल करी जहाँ पर किसी भी गैस का प्रेशर कम होगा, और यदि वो कम है तो कम होने पर वो 40 mmHg से कम नहीं होता। अब हम बात करें CO2 की। जब ऊतकों में ऑक्सीजन यूज़ की जाती है, यानी कि विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए ऑक्सीजन काम में ली जाती है, तो क्या बनती है? CO2। जब ऑक्सीजन तो काम में ले ली और बन क्या रही है? CO2, तो उसका दाब क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ऊतकों में या हम कहें रक्त नलिकाओं में जिनके द्वारा ये विऑक्सीजनित रुधिर प्रवाहित होता है उसमें CO2 का आंशिक दाब कभी भी 45 mmHg से ज़्यादा नहीं होता है। अप्रॉक्सीमेटली 45-46 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब यदि हम देखें कि जो ऑक्सीजनित या हम कहें जो विऑक्सीजनित क्षेत्र है वहाँ CO2 का जो दाब होगा वो कितना होगा? ज़्यादा है, तो क्या होगा? विऑक्सीजनित रुधिर में CO2 ज़्यादा है, कितनी होगी? 45 mmHg होती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का दाब जब वो वायु कुपिका में आती है, बाहर कितना है? 159। बाहर वायुमंडलीय क्षेत्र में उसका दाब कितना है? 159। तो वायु कुपिका में ऑक्सीजन का दाब यहाँ होता है 104 mmHg, ठीक है। वायु कुपिका में यानी कि जब ऑक्सीजन
फेफड़ों की वायु कुपिका में आती है तो यहाँ ऑक्सीजन का दाब कितना होता है 104 mmHg होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा है तो यहाँ से जो कैपिलरी आएगी उस कैपिलरी में क्या होगा, CO2 ज़्यादा होगी। तो इस CO2 में यहाँ तो ये ज़्यादा है तो कितनी होगी 45, V ऑक्सीजनित है तो कितनी होगी 45 mmHg। लेकिन जब ये यहाँ जाएगी तो यहाँ कितनी हो जाएगी, ये होती है mmHg। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन किसमें आई, रक्त में आती है तो CO2 की कुछ मात्रा तो मिलती है। CO2 की कुछ मात्रा यानी कि जब वायु कुपिकाओं में यहाँ आएगी ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो यहाँ ऑक्सीजनित क्षेत्र में जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है ये कितना होता है 95 mmHg होता है। ठीक है, कितना होता है 95 mmHg। तो इस प्रकार के आंशिक दाब में अंतर की वजह से ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, विनिमय होता है। कहाँ कहाँ होगा हम एक बार फिर से देखते हैं। अब इसको हम एक बार फिर से डायग्राम से यदि देखना चाहें इस टेबल को तो कैसे देखें, ये वायु कुपिका, इसके पास ये कैपिलरी नलिका होती है, ये हृदय है। तो पहले रुधिर कहाँ आता है, हृदय में। हृदय से कहाँ जाता है, ऊतक में। ठीक है, ऊतकों से V ऑक्सीजनित रुधिर पहले कहाँ आता है, हृदय में। और हृदय से किसमें जाता है, नलिकाओं में जाता है। ठीक है, क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन का जो दाब है वो कितना होता है, ज़्यादा, क्योंकि बाहर से आई है। अब यहाँ से ऑक्सीजन, तो यहाँ पर CO2 कितनी होगी, कम, कितनी होगी, यहाँ CO2 कम होगी। अब ऑक्सीजन यहाँ हो गई ज़्यादा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, अब ऑक्सीजनित रुधिर। जब ऑक्सीजनित रुधिर होगा ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का दाब क्या हो जाता है 95 mmHg। तो CO2 का दाब कितना रहता है, यहाँ से इधर जाएगा, ऑक्सीजनित रुधिर ही है तो कितना होगा 95। अब यहाँ से जो रुधिर जा रहा है वो क्या है, V ऑक्सीजनित। तो यानी कि यहाँ CO2 ज़्यादा है तो कितनी होगी, यहाँ पर यहाँ होगी 45 mmHg। यहाँ भी क्या होगी 45 mmHg। तो इस क्षेत्र में ऑक्सीजन कितनी होगी, तो इस क्षेत्र में ऑक्सीजन होती है 40 mmHg। तो इस तरीके से इनमें वायु दाब के अंतर यानी कि आंशिक जो दाब होता है उसमें
अंतर की वजह से गैसों का आदान प्रदान होता है। इस तरह का एक फ्लो चार्ट मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनवाऊंगी। आई होप आपको ये गैसों का विनिमय समझ में आया हो। अब इन गैसों में हीमोग्लोबिन की जो भूमिका है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।